हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत की क्लास में वर्ण और ध्वनियों के उच्चारण स्थान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और टुकड़े कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है, ठीक है, वर्ण, ठीक है। मैंने एक शब्द लिखा काजल, क्या लिखा? काजल। फिर मैंने लिखा काजल खाना पकाती है। तो वर्ण से क्या बना? शब्द। क्या बना? शब्द। और शब्द से क्या बना? वाक्य। फिर वाक्य से क्या बनेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ से बनेगा निबंध। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसका क्या होता है, विस्तार बढ़ता जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में। एषा वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति ते सौरा कथयन्ति। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनको स्वर कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कि जिनके उच्चारण काल में दूसरे की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर त्रिविधा संधि। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले है ऋषु स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर पल्लव स्वर। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में, सॉरी ऋषु स्वर के बारे में। तो ऋषु स्वर को हम बोल सकते हैं मूल स्वर भी। ऋषु स्वर क्या बोल सकते हैं अपन? मूल स्वर भी बोल सकते हैं। इसको मूल स्वर भी बोल सकते हैं। एक मात्रा काले उच्चारण जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा समय लगे या एक मात्रा के बराबर समय लगे, उनको ऋषु स्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ऋषु स्वर कहते हैं। ये संस्कृत में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। हिंदी में 4 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली। अब जो हिंदी में होता है वो लिरी आश्रय होता है, वह बोलते हैं। हिंदी में लिरी नहीं होता है और संस्कृत में लिरी को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। तो ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। अ, ई, उ, री और लिरी। आगे देखो, सेकंड है दीर्घ स्वर। एते दीर्घ मात्रा काले उच्चारण वाले जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर क्या लगे? समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और ये टोटल मिलकर कितने स्वरों का निर्माण करते हैं? 13 का। कितने का? 13 का। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 8 के बारे में। आगे देखो, आगे नेक्स्ट है पुरुष स्वर। कौन सा है? पुरुष स्वर। एषां स्वराणाम् उच्चारणे दीर्घभ्य स्वरेभ्य अपि अधिक काल प्रयुज्यते ते पुरुष स्वरा सन्ति। यानी कि एषां स्वराणाम्, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घभ्य स्वरेभ्य दीर्घ स्वरों से अपि भी अधिक काल अधिक समय प्रयुज्यते लगता है, ते पुरुष स्वरा सन्ति। वो क्या कहलाते हैं? पुरुष स्वर कहलाते हैं। कि जिन स्वरों में दीर्घ स्वरों से ज्यादा बोलने में ज्यादा समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? पुरुष स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुष स्वर कहलाते हैं। जैसे हम ए बोल के देखेंगे, ए में तो एक मात्रा का समय लगा, इसके दीर्घ स्वर बोल के देखेंगे तो आ, इससे ज्यादा लग रहा है आ। फिर देखते हैं राम, राम लिखेंगे तो ये क्या है? पुरुष स्वर है। जो ये ऐसा का जो वर्ण है इसको बोलते हैं आर्धेय का। इसको क्या बोलते हैं? आर्धेय का। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। इसके बाद स्वर के बारे में पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। आप देखो, ऐसा वर्णानाम उच्चारण है सौरेण सायन भौति ते व्यंजनानि कथयन्ति। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो व्यंजनों की सहायता से वर्ण निर्माण किए जाते हैं, उनको व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखो, इसका फर्स्ट वाला है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है काव्य मावसा नाम स्पर्शम। काव्य मावसा नाम स्पर्शम। यानी कि काव्य मावसा नाम स्पर्शम, कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण आते हैं, यानी कि कैसे
कि ये वर्गीय व्यंजन होते हैं। वर्गीय व्यंजन कैसे कि क्या क्या कहना है, एक वर्ग में कितने होते हैं 5, कितने होते हैं 5, तो 5 into 5 कितने हो गए 5 5 का कितने हो गए 25, तो टोटल जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने कहलाते हैं 25, कितने कहलाएंगे 25 वर्ण कहलाएंगे। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कार्य भाषा स्पर्शा यानी कि कैसे लेकर मेथड जो भी वर्ण आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो वर्गीय व्यंजनानि स्पर्श वर्णापि कहते हैं। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वर्गीय व्यंजनानि स्पर्श वर्णापि कहते हैं कि जो वर्गीय व्यंजन है उनको हम क्या बोल सकते हैं स्पर्श व्यंजन बोल सकते हैं। आगे देखो अंतस्थ वर्णानि, अंतस्थ मींस इनके ऊपर वाले ये कितने होते हैं 4 होते हैं। कौन सी य र ल व, ठीक है। आगे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म मतलब ऊष्म गर्मी पैदा करने वाले यानी कि मध्य स्पर्श के और अंतस्थ के बीच वाले जो वर्ण होते हैं उनको बोलते हैं ऊष्म वर्ण। क्या बोलते हैं ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कितने होते हैं 4, कौन कौन से श श और है कितने होते हैं 4। अब इस स का अर्थ क्या बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको, कौन सा सकार पढ़ेंगे इचोशनम तालु, कौन सा तालव्य, ये तो कौन सा हो गया तालव्य सकार हो गया। और ये वाला सकार ये वाला हो गया, 3 प्रकार के सकार होते हैं, ये तो हो गया तालव्य, ये हो गया मूर्धन्य, कौन सा हो गया मूर्धन्य। और ये वाला सकार है वो कौन सा है दंतव्य, ये कौन सा है दंतव्य, ठीक है। आगे देखो ये कंप्लीट हो गया स्वर और व्यंजन। आगे है वर्ण और वर्णनाम उच्चारण स्थान, जो वर्ण के उच्चारण स्थान है कि वर्ण अपने मुख के अंदर से कहां से निकलते हैं, कौन से भाग से निकलते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कंठ, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कंठ के बारे में। तो कंठ के लिए एक सूत्र है, संस्कृत में एक सूत्र है, उसके माध्यम से हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो पहला है आपको है विसर्जनीय नाम कंठ है। आप इसको बार-बार बोलकर इसका क्या करें अध्ययन करें, इससे आपको ये क्या हो जाएगा अच्छे से लर्न हो जाएगा कि आपको है विसर्जनीय नाम कंठ है, आपको है विसर्जनीय नाम कंठ है यानी कि आकार का किसका आपको है विसर्जनीय नाम कंठ है आकार का और कै वर्ग का, किसका कै वर्ग का। अब कै वर्ग में कितने वर्ण आए 5, एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं 5, ठीक है। तो आकार का और कै वर्ग का और विसर्ग का, किसका विसर्ग। अब विसर्ग का साइन क्या है ये वाला विसर्ग का और हकार का, हकार का उच्चारण कहां से होता है कंठ से, कहां से होगा कंठ से होगा, ठीक है। जैसे हम बोल के देखते हैं ए का उच्चारण कहां से आ रही है कंठ से आ रहा है ना, कै का बोलेंगे कै का भी कंठ से आ रहा है, विसर्ग का भी कंठ से आएगा और हकार का भी कहां से आएगा कंठ से आएगा। जैसे लो आगे देखो नेक्स्ट है तालव्य, तालु इचुएशन नाम तालु, इचुएशन नाम तालु, इचुएशन नाम तालु। इकार का किसका इकार का च वर्ग का, किसका च वर्ग का, सकार का और न का। उच्चारण स्थान कहां से होता है तालु से, कहां से होता है तालु से। अब मुख में तालु वाला भाग कौन सा है देखो ई बोल के देखो ई, जो अपना मुख में ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला जीभ से ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाता है तालु, क्या कहलाता है तालु कहलाता है। तो वहां से किसका उच्चारण होता है इकार का। जैसे ई बोल के देखो ई, छ वर्ग में पूरा वर्ग है पांचों का पांच, उसको बोल के देखो, स को बोल के देखो और ये किसमें आता है तालु, ठीक है। आगे देखो मूर्धा, कौन सा है मूर्धा, रीटुरा सणाम मूर्धा, कौन सा है रीटुरा सणाम मूर्धा। तो रिकार का और ट वर्ग का और सकार का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कहां से होता है मूर्धा से। अब मूर्धा वाला भाग कौन सा है, मूर्धा वाला भाग है जो अपने ऊपर के जो दांत है वहां पे पीछे की
उस ऊर्ध्व भाग पर क्या करिए, कंपन करिए, तो री का उच्चारण स्थान कहां पे होगा, मूर्धा पे। कहां से होगा, मूर्धा पे। तो विकार का, वर्ग का और सकार का उच्चारण कहां पे होगा, मूर्धा पे। अब मूर्धा वाला ये सकार कौन सा है, मूर्धा, रीटूरा सड़ा मूर्धा। अभी मैंने बताया तीन प्रकार से होते हैं, श और स। एक तो होता है तालव्य सकार, एक होता है मूर्धन्य सकार, एक होता है दंत्यव्य सकार। अब देखो नेक्स्ट है दंता, लिटूरा सड़ा दंता, लिटूरा सड़ा दंता, ग्रीका तैवर्गिका, लेका और से का उच्चारण कहां से होता है, दांत से। कहां से होता है, दांत से। जैसे ले को बोल के देखेंगे तो ले का उच्चारण किससे होगा, दांत से होगा। तैवर्ग के पांचों वर्ण को बोल के देखेंगे तो उसका उच्चारण कहां से होगा, दांत से होगा। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट है ओष्ठ, उपपद निराम ओष्ठो, उकार का, इसका उका पैवर्गिका, इसका पैवर्गिका, उपपद मानिए नाम ओष्ठो, उकार का और पैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है। क्या है, होठ है। जैसे ऊ बोल के देखो, ऊ तो होठ से तो हो रहा है उच्चारण, बिना होठ के ये होठों से हम क्या नहीं कर सकते, ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते। पैवर्ग का पै, अगर बिना होठों के टच किए हम पै नहीं बोल सकते, जैसे पै आवाज नहीं निकलती ना पै की, अगर टच होंगे तो पै का शुद्ध उच्चारण होगा। तो पै का उच्चारण कहां से होता है, होठ से। कहां से होगा, होठ से। नेक्स्ट है अपना नासिका, यंगना नाम नासिका है, यंगना नाम नासिका है। तो यंगना नाम नासिका मतलब कि नाक से बोलने वाले शब्द, नाक से जो बोले जाने वाले वर्ण है, सॉरी नाक से बोले जाने वाले जो वर्ण है उनका उच्चारण कहां से होता है, नाक से। जो जैसे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होता है, जैसे कै वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, अन, फिर क्या है, सॉरी ये फिर अन। तो ये जो पांच किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यानी कि लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसका उच्चारण नाक से होता है, नाक से। किससे होगा, नाक से होगा। और उसके साथ इसका अनुस्वार का, अनुस्वार का ये साइन है, तो इसका उच्चारण किससे होगा, नाक से। ठीक है। जैसे अपन शब्द हम बोलते हैं मंजू, क्या बोलेंगे, मंजू, तो कैसे बोलेंगे, मंजू। नाक से भी बोल सकते हैं और मुंह से भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, इसका सूत्र क्या है, एदे तो कंठ तालु। ए और आई, ए और आई का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, कंठ से तालु। ए और आई का उच्चारण कहां से होता है, कंठ और तालु से। आप बोलकर ट्राई करना कि कंठ और तालु से ही हो रहा है क्या। आगे देखो कंठोष्टम, लास्ट कौन सा है, कंठोष्टम। तो ओदो तो कंठोष्टम क्या है, ओदो तो कंठोष्टम। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, क्या है, कंठ और ओठ। तो कंठ और ओठ से हम ओ और औ का उच्चारण स्थान करते हैं। ये जो कंठ और ओठ है वो औ और औ के क्या है, उच्चारण स्थान। आगे देखो दंतोष, क्या है, दंतोष, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। वकार का यानी कि वै का जो उच्चारण स्थान है, वै का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से आता है, दंत से भी आता है और कंठ से भी आता है। दंतोष्टम दांत से भी और कंठ से भी।